हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्स जो है इन डिटेल देखा हुआ है, राइट। और आज जो टॉपिक करेंगे है वो है कैंसर। कैंसर जो है कैंसर के बारे में आप सभी लोग को पता है, इट इज़ दी वन ऑफ द फेटल डिजीज, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, बोल सकते हैं, या फिर कोई भी ह्यूमन है वो मरता है कहीं ना कहीं। इसका वन ऑफ द रीज़न है वर्ल्ड वाइड कैंसर, ठीक है। एक और चीज़, कैंसर जो है इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। एंड आप सभी को पता है कैंसर बेसिकली इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, राइट। सो याद रखना है कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, या फिर आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। और एक और चीज यहां पर याद रखना है कि कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है। व्हाट इज कार्सिनोजेनेसिस? कार्सिनोजेनेसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है। जेनेसिस इज नथिंग बट फॉर्मेशन, एंड विच व्हाट थिंग फॉर्मेशन हैपेंस, कौन सी चीज का फॉर्मेशन होता है? कैंसर। तो द मैकेनिज्म बाय विच कैंसर डेवलप इज नोन एज कार्सिनोजेनेसिस। बहुत क्लियर याद रखना है। इसके बाद कैंसर जो है, कैंसर होने का मेन जो रीजन होता है वो ये होता है, कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू डीएनए डैमेज। कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू डीएनए डैमेज, ठीक है। अब डीएनए, जैसे कि आप सभी को पता है, डीएनए कहीं ना कहीं इट हैज अ जीन्स, राइट। डीएनए जो है उसके पास क्या होता है? जीन्स होते हैं। एक प्रोटोऑन्कोजीन होता है जो हर एक ह्यूमन के बॉडी में होता है। प्रोटोऑन्कोजीन इज आल्सो कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन्स और सीऑन्क, सेलुलर ऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन्स, तीनों सेम चीज है। ये जीन जो है ये बॉडी में प्रेजेंट होता है इन इनएक्टिव फॉर्म। जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑफ होता है, दैट इज इनएक्टिव होता है। बट याद रखना है कि जब भी कैंसर होता है तो ये जो जीन है, ये जीन ही है वो जो ऑन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो याद रखना है कि डीएनए जो है, डीएनए में जीन होते हैं, वो कौन सा जीन है जो कैंसर कॉज करता है? ऑन्कोजीन। याद रखना है कैंसर कॉजिंग जीन्स आर ऑन्कोजीन्स, जो कि किससे बेसिकली फॉर्म हो रहे हैं? प्रोटोऑन्कोजीन। किससे फॉर्म हो रहे हैं? प्रोटोऑन्कोजीन। तो याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्टिवेशन है प्रोटोऑन्कोजीन का, फिर से बता रहा हूं, ये जो एक्टिवेशन है प्रोटोऑन्कोजीन का इनटू ऑन्कोजीन, ये एक सब्सटेंस की वजह से होता है जो कैंसर के टर्म में बोला जाता है कार्सिनोजेंस। Carcinogens are the substance that cause activation of proto-oncogene into oncogenes, ठीक है। तो कार्सिनोजेन याद रखना है, व्हाट इज कार्सिनोजेन। अब कार्सिनोजेन जो है वो बेसिकली तीन टाइप के होंगे: फिजिकल कार्सिनोजेन, केमिकल कार्सिनोजेन एंड बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन फिर से बता रहा हूं, व्हाट इज कार्सिनोजेन। जो ये प्रोटोऑन्कोजीन को किसी भी बॉडी में जाकर, प्रोटोऑन्कोजीन जो सेल में प्रोटोऑन्कोजीन्स होंगे उनको एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑन्कोजीन्स। और एक और चीज याद रखना है, जब प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बनता है उस मैकेनिज्म को बोलेंगे ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजीन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, अब एक्टिव फॉर्म में हो गए। पहले इनएक्टिव फॉर्म में थे, अब एक्टिव फॉर्म में आ गए, याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस। पहला है फिजिकल जो है उसमें आएंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमारे एक्स-रेज एंड गामा रेज आएंगे, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आएंगे यूवी रेज। तो याद रखना है, दे आर द कार्सिनोजेंस दैट कॉज कैंसर। अब केमिकल कार्सिनोजेन में एग्जांपल आएगा टोबैको, विच इज प्रेजेंट इन स्मोकिंग, दैट स्मोकिंग में होता है। और इससे दो टाइप के कैंसर डेवलप होते हैं टोबैको से, वन इज ओरल कैंसर एंड द सेकंड वन इज लंग कैंसर। ओरल कैंसर एंड लंग कैंसर। थर्ड है बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन। बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन मतलब क्या होगा? देखिए अब यहां पर होंगे ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस का मतलब क्या? ऐसे वायरस जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? ऑन्कोजीन। ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब ऐसे वायरस जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा? ऑन्कोजीन, राइट। सो ये जो वायरस है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंड्यूस कर देगा, या फिर क्या करेगा? उसको इंसर्ट कर देगा ह्यूमन के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज द वायरस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरस। तो याद रखना है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरस। अब ये बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजन की वजह से सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ बातों का यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट, ठीक है, एक दूसरे के साथ बेसिकली तालमेल रखना या फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन रखना, राइट। और इनहिबिशन मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट नहीं होना, इनहिबिट ना होना, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, जब भी देखिए एक सेल की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो सेल जो है डिवाइड हो रहा है और सपोज उसके सराउंडिंग में एक सेल है, तो वो जो सेल डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड होना स्टॉप हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है एक दूसरे का सेल के साथ कम्युनिकेशन, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन जो है लॉस हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन विच कॉजेस ग्रोथ एंड रिजल्ट इन ट्यूमर फॉर्मेशन। सो याद रखना है, प्रॉपर्टी होती है सेल की कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेल का एक दूसरे के साथ आपस में कॉन्टैक्ट होता है और वही कॉन्टैक्ट लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक जो पर्टिकुलर सेल है वो डिवाइड होना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये एक मैकेनिज्म याद रखना है। ओके, सो जैसे अभी कि मैंने बताया था कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है सेल का, जिसके वजह से ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो यहाँ पर याद रखना है कि बॉडी में दो टाइप के ट्यूमर्स फॉर्म होंगे। पहला है बेनाइन ट्यूमर, फर्स्ट क्या है? बेनाइन ट्यूमर। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट क्या है? बेनाइन ट्यूमर, और दूसरा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इट इज नथिंग बट द कैंसरस ट्यूमर। ओके, तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। बेनाइन ट्यूमर जो है याद रखना है कि इट स्टेज इन वन स्पॉट, एक ही जगह पर रहता है। सपोज यहां पर मैं बेनाइन ट्यूमर्स के सेल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। सो ये एक ही स्पॉट पर रहता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज एनकैप्सुलेटेड। उसके सेल के बाहर एक कैप्सूल प्रेजेंट होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। क्या प्रेजेंट होगा? कैप्सूल, इट इज एनकैप्सुलेटेड। तो याद रखना, बेनिन ट्यूमर इज एनकैप्सुलेटेड। जो सेल्स होते हैं बेनिन ट्यूमर के अंदर, उनके सराउंडिंग में कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली कैप्सूल क्या करेगा? सेल्स को बाहर नहीं निकलने देगा, तो ट्यूमर एक ही जगह पर होगा और कहीं और फैलेगा नहीं। तो ये याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेट लिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड ग्रोथ दिखाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं कैप्सुलेटेड है, तो जहां तक कैप्सूल है वहीं तक सेल्स डिवाइड हो पाएंगे, उसके बाद तो डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये दूसरी चीज याद रखनी है। डज नॉट कॉज इन्वेजन ऑफ हेल्दी टिश्यूज, ठीक है। ये देखो, यहाँ के जो ट्यूमर सेल्स हैं, यहाँ के जो हार्मफुल सेल्स हैं ट्यूमर के, ये कहीं और ऑर्गन में जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ के सेल्स कहीं और ऑर्गन में जा नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये किसी और पार्ट को डैमेज या किसी और टिश्यू को डैमेज करेंगे? नहीं करेंगे। अगेन सेम फंडा है, एनकैप्सुलेटेड है। एंड दे डू नॉट मेटास्टेसाइज। दे डू नॉट मेटास्टेसाइज मतलब दे विल नॉट मूव और दे विल नॉट स्प्रेड। तो याद रखना है ये 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एक ही जगह पर होते हैं, इसका रीजन क्या है? एनकैप्सुलेटेड है। लिमिटेड ग्रोथ, अगेन इसका रीजन क्या है? एनकैप्सुलेटेड है। स्पेसिफिक प्रॉपर एक स्पेसिफिक ग्रोथ दिखाएंगे, और ये इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल भी सकते हैं, बिकॉज एक ही जगह पर है, तो उसको हम आसानी से बोल सकते हो सर्जरी करके निकाल भी सकते हैं। डज नॉट कॉज इन्वेजन ऑफ हेल्दी टिश्यूज, ये जो है बाकी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बिकॉज अगेन एनकैप्सुलेटेड है, तो ये जहां पर वहीं रहेगा, कहीं और मूव नहीं कर पाएगा। फोर्थ थिंग, डू नॉट मेटास्टेसाइज, दैट मीन्स ये जो है स्प्रेड नहीं होता है। बेनिन ट्यूमर याद रखना है, स्प्रेड नहीं होता है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टाइप का ट्यूमर है, इट इज इजीली ट्रीटेबल। सेकेंड टाइप का जो ट्यूमर है, दैट इज कैंसरस ट्यूमर, दैट इज नोन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। इसका अपोजिट होगा, जाहिर सी बात है। तो याद रखना है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसके जो सेल्स होंगे उनके आसपास कैप्सूल एब्सेंट होगा, दे आर नॉन कैप्सुलेटेड। सो यहां पर कैप्सूल नहीं होगा, तो याद रखना है कि कैप्सूल नहीं होगा। उसके बाद मूव थ्रू आउट द बॉडी यूजिंग ब्लड एंड लिम्फ। जाहिर सी बात है, देखिए
यहाँ के जो सेल्स हैं इनके आसपास में कैप्सूल नहीं है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये सेल्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अदर टिश्यू में यूजिंग ब्लड एंड लिम्फ, राइट। एक और चीज याद रखना है, ये जो सेल्स हैं ये अपने खुद के ब्लड वेसल्स बनाएंगे, याद रखना है मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स हैं ये अपने खुद के ब्लड वेसल्स बनाएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। और ब्लड वेसल्स क्यों बनाएंगे, ताकि न्यूट्रिएंट्स सेल खुद के लिए ले सके बाजू वाले सेल से, तो ये याद रखना है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कैपेबल ऑफ एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स है दे विल मेक देयर ओन ब्लड वेसल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स अपटेक। थर्ड, कॉजेस इन्वेशन एंड डिस्ट्रॉय हेल्दी टिश्यूज। जाहिर सी बात है, देखो कैप्सूल नहीं है तो ये सेल्स मूव करेंगे ब्लड और लिम्फ के थ्रू, और सपोज यहां से अब कहीं और जा रहे हैं, यहाँ पे हेल्दी टिश्यू है तो यहाँ पर भी ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के सेल्स ये डिवाइड होंगे, ब्लड वेसल्स बनाएंगे और न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो जो हेल्दी टिश्यू है उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बचेगा नहीं और टिश्यूज क्या होंगे, कहीं ना कहीं मर जाएंगे। क्लियर है। अंडरगो मेटास्टेसिस, करेक्ट। अभी देख रहे हैं हम लोग कैप्सूल नहीं है इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यहाँ से वहां, तो ये हो गया अपना प्राइमरी ट्यूमर या फिर 1 डिग्री ट्यूमर, और ये हो गया अपना 2 डिग्री ट्यूमर या फिर सेकेंडरी ट्यूमर। तो इस तरीके से याद रखना है, अलग अलग जगह पर बॉडी में ट्यूमर बनेंगे इफ दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये याद रखना है थोड़ा कैंसर के बारे में। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। कैंसर जो है देयर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है, 100 के ऊपर टाइप के कैंसर है, एंड कैंसर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल इनिशियली अफेक्टेड। जो सेल पहले अफेक्टेड है उसी के बेस पर वहां पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सो याद रखना है ब्रॉडली 5 टाइप है, उसमें टोटल 100 डिफरेंट टाइप के कैंसर है। तो सबसे पहला है कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा जो है ये कौन से कैंसर हैं, जो हमारे आउटर कवरिंग को, हमारे ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग को या तो बॉडी के आउटर कवरिंग को इफेक्ट करेंगे, जैसे कि स्किन हो गया, राइट। तो सेल्स दैट कवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो कौन सा बोल सकते हो टिश्यू है जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, एपिथेलियल टिश्यू। सो याद रखना एपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर है दैट इज कार्सिनोमा। एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर एंड कोलोन कैंसर। नेक्स्ट टाइप है सार्कोमास। अब सार्कोमास जो है ये इस टाइप के सेल से टिश्यू को इफेक्ट करते हैं जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। कार्सोमास जो है वो किसको इफेक्ट करेंगे, ऐसे सेल से टिश्यूज को जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू आएगा और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सेल्स लोकेटेड इन बोन, कार्टिलेज, फैट्स एक्सेट्रा। फैट्स मतलब एडिपोज टिश्यू। तो यहां पर याद रखना है ऑस्टियोमा इज द कैंसर ऑफ द बोन, लिपोमा इज द कैंसर ऑफ द एडिपोज टिश्यू। थर्ड है लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है याद रखना है, लिम्फोमा begin in lymph node, cancer which begins in lymph node and lymph node जो है वहां से, अब जाहिर सी बात है कि ये कैंसरस ट्यूमर है तो कैंसरस ट्यूमर जो है वो क्या करता है, मेटास्टेसिस करता है, जिसकी वजह से जो वहां के सेल्स है लिम्फ नोड में जो कैंसर शुरू हुआ है अब वो कहां फैलेगा, अदर टिश्यूज ऑफ द इम्यून सिस्टम। एग्जांपल ले सकते हैं थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स से रिलेटेड है लिम्फोमास। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। इट इज नथिंग बट एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC। ओके, तो याद रखना है ये जो होता है वो कहाँ होता है, बोन्स में, बोन मैरो में होता है, नॉट इन बोन्स, बोन मैरो में होता है, दैट इज ल्यूकेमिया। और लास्ट है एडिनोमा जो है इट इज अ कैंसर विच इज अराइजिंग इन ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर टिश्यूज। एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, राइट। सो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, एडिनोमास। तो याद रखना है दीज आर 5 ब्रॉड कैटेगरीज, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया एंड एडिनोमास, ठीक है। सो याद रखना है एडिनोमास, ल्यूकेमियास, लिम्फोमास, सार्कोमास, कार्सिनोमास। बहुत क्लियर है, इसको याद रखना। अब एक और चीज ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर। एक और चीज ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होता है, जो लोग कैंसर के बारे में रिसर्च करते हैं, ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं या फिर उसके बारे में कुछ फाइंड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट। अब देखो ये पूरा एक सीक्वेंस बता रहा हूं क्या हो रहा है। प्रोटोऑन्को जीन है, इनएक्टिव फॉर्म में है बॉडी में, एक कार्सिनोजेन सब्सटेंस है
वो क्या करेगा, ऑन्कोजीन जो है प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें एक्टिवेट कर देगा, ऑन्कोजीन में, बाय ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जैसे ही ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए, सेल्स जो है अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को खत्म कर देता है, किसी भी सेल के साथ नाता नहीं रखता है, नाता तोड़ देता है और रैपिडली वो डिवाइड होता है, जिसके से क्या फॉर्म होता है, ट्यूमर। तो ये सीक्वेंस याद रखना है तुम लोग को, क्लियर है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करेंगे हम लोग अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर, जैसे कि मैंने बताया साइंस एंड सिम्टम्स। अभी क्लिनिकल फीचर्स जो है दे वेरी एंड डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ ट्यूमर। ओके, पहला चीज है लोकेशन, कहाँ पर है ट्यूमर, साइज ऑफ द ट्यूमर, ओके, एंड मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेड हुआ है या नहीं, क्लियर है। तो ये याद रखना है। अभी कैंसर जो है कोई कैंसर जो है इट कैन बी फील्ड, ठीक है, जैसे कि अभी ब्रेस्ट एंड टेस्टिकल्स जो कैंसर होते हैं इट कैन बी फील्ड बिकॉज कहीं ना कहीं वो ट्यूमर दिखाई देगा, फील होता है, फील होता है। सो ये याद रखना है, दैट इज वन और कैन से टू टाइप्स ऑफ कैंसर जो कि हम लोग को बोल सकते हो विजुअलाइज होता है बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ट्यूमर या फिर लोकेशन। ओके, इसके अलावा सेकंड है मेलेनोमा। मेलेनोमा क्या होता है, स्किन कैंसर। ओके, तो स्किन कैंसर में जाहिर सी बात है कि स्किन का जो मोल होता है, स्किन का जो टोन होता है वो क्या होता है, बेसिकली चेंज हो जाता है। तो वो देखकर पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कैंसर हुआ है। ओके, उसके अलावा एक और चीज याद रखना है कि जब भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कैंसर हुआ है, ठीक है, ट्यूमर फॉर्म हुआ है और वो कहीं और स्प्रेड होगा, मेटास्टेसिस करेगा, तो उस ऑर्गन में या उस लोकेशन पर एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देंगे। फिर से बता रहा हूं, एक लोकेशन पर आपको कैंसर है, वहां के सेल जो है वो मेटास्टेसिस करेंगे, स्प्रेड होंगे अलग ऑर्गन में, तो उस ऑर्गन में जहां वो जा रहे हैं वहां पर वो कुछ एडिशनल सिम्टम्स दिखाएंगे। ओके, सो सबसे पहला है इंक्लूड स्वोलन लिम्फ नोड, ठीक है। अगर लिम्फ नोड में हमारे ट्यूमर के सेल्स मेटास्टेसिस कर रहे हैं तो जो लिम्फ नोड है वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो, कभी स्वेलिंग अगर होगी, फील की हुई, किसी को देखा होगा। उसके बाद अगर मेटास्टेसिस हो रहा है ब्रेन में तो वहां पर क्या होता है, हेडेक, वर्टिगो, वर्टिगो इज मूड स्विंग। ओके, उसके अलावा अगर ट्यूमर सेल्स मेटास्टेसिस कर रहे हैं लंग में, तो लंग्स में जो है क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कफिंग, ये सब दिखाई देगा। उसके अलावा मेटास्टेसिस अगर लिवर में हो रहा है तो वहां पर एक चीज दिखाई देगा, हिपैटोमेगाले, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड ऑल्सो जॉन्डिस। ओके, और मेटास्टेसिस अगर बोन में हो रहा है, मतलब एक ट्यूमर जो है एक जगह से बोन में जा रहा है, एक ऑर्गन से बोन में जा रहा है, तो वहां पर बोन जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे, वीक एंड बहुत ज्यादा पेन होगा बोन्स। तो ये याद रखना है, दैट इज बेसिकली अवर क्लिनिकल फीचर। कभी भी याद रखना है कि मेटास्टेसिस होगा तो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग कुछ एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देंगे या फिर अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग एडिशनल सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फीचर्स। आई होप आप सभी को अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आया होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिज्म टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर टिल दिस टॉपिक, दैट इज साइन एंड सिम्टम्स। ओके, सो नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। सो अब डायग्नोसिस पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब डायग्नोसिस की बात करें तो जितनी जल्दी डिटेक्शन होगा कैंसर का उतने ही जल्दी जो है उसको क्योर कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी वो ठीक हो पाता है। ओके, सो अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिटेक्शन जो है इट इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडी। हिस्टोलॉजी यू ऑलरेडी नो, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। सो ये याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी करने से पहले जो रेडियोग्राफिक टेक्निक्स है उसके बारे में देख लेते हैं। रेडियोग्राफिक टेक्निक्स में सबसे पहले एक्सरे, अगर कोई ट्यूमर बड़ा है तो उसको आसानी से जो है एक्सरे रेडियोग्राफी टेक्निक करके परफॉर्म करके हम देख सकते हैं। उसके अलावा सीटी स्कैन, दैट इज कंप्यूटेड टोनोग्राफी। कंप्यूटेड टोनोग्राफी में क्या हो सकता है, एक्सरे ही यूज करेंगे बट दैट टेक्निक विल गिव अ 3D इमेज ऑफ टिश्यू, ठीक है। 3D इमेज दिखाई देगा, उसमें साफ साफ दिखाई देगा कि कहाँ पर ट्यूमर है। नॉर्मल कंपैरिजन दोनों में कंपेयर करेंगे, पहले नॉर्मल वाले से जो बोल सकते हैं जिसमें कैंसर हुआ है उसमें, तो दोनों को कंपेयर करके करेंगे। उसके बाद है MRI, आप सभी ने सुना होगा MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिवाइस है MRI, उस क्या यूज करते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमारे ह्यूमन जो है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं अलाइन हो जाते हैं और उससे हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं ट्यूमर। तो
तो डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन द लिविंग टिश्यू, ठीक है, तो कुछ चेंजेस भी शो करेगा। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स में ये आ सकता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग जो है सेल्स या फिर हम लोग एंटीबॉडीज जो है इन विट्रो इंजेक्ट कर देंगे इनटू द पेशेंट या फिर अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, देखो क्या क्या होता है कि कभी एक पेरेंट को जो है कहीं ना कहीं कैंसर होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका जो बच्चा है या फिर उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी वो कैंसर कैरी करे, तो राइट। सो वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पेरेंट का बच्चा है, दैट ही इज मोर और शी इज मोर सब्सेप्टेबल टू द कैंसर। तो उस जीन को, उस कैंसरस जीन को जो है आइडेंटिफाई पहले से ही कर लिया जाता है यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। तो ये याद रखना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कैंसर सब्सेप्टेबल जीन्स। ओके, ये हो गए टेक्निक्स। अब बायोप्सी पर आते हैं। इसको परफॉर्म करने के बाद, सीटी स्कैन, एक्सरे एंड एमआरआई परफॉर्म करने के बाद वी कम टू बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या करते हैं, एक नीडल होता है, फाइन छोटा सा नीडल, उसको जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं एंड जैसे ही टिश्यू में इंसर्ट करेंगे वो जो टिश्यू है उसके छोटे छोटे फाइन पीसेस हो जाएंगे और उस पीस को, वो जो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस है उनको स्टेन किया जाएगा और स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेगा। कौन एग्जामिन करेगा? ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट। तो ये टेक्निक याद रखना है। अब ब्लड कैंसर की बात करें तो उसमें भी इनिशियली जो है ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में क्या चेक किया जाएगा? WBC का काउंट बड़ा है या रेंज में है, तो ये चेक किया जाएगा। उसके अलावा ब्लड टेस्ट होने के बाद बोन मैरो बायोप्सी किया जाएगा, जिसमें जो निडल है वो कहाँ इंसर्ट किया जाता है? हिप बोन में। कहाँ इंसर्ट करते हैं? हिप बोन। तो ये याद रखना है, ये 3 टेक्निक, ये दोनों समझ में आया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। उसके अलावा बायोप्सी याद रखना, बायोप्सी में निडल यूज करते हैं। निडल जो है वो टिश्यू को फाइन पीसेस में ब्रेक कर देगा और हर एक जो पीस है उसको स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लड कैंसर में ब्लड काउंट चेक करेंगे। उसके अलावा फिर क्या करेंगे? बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो क्यों करेंगे? बिकॉज WBC आर बेसिकली फॉर्म्ड इन बोन मैरो। तो ये याद रखना है। और ब्लड कैंसर में कहां पर इंसर्ट करते हैं निडल? इन द हिप बोन। बहुत क्लियर याद रखना है। दिस इज अबाउट द डायग्नोसिस। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में भी अगेन डिपेंड्स ऑन किस टाइप का कैंसर है, क्या स्टेज में है कैंसर और साइज क्या है ट्यूमर का। अगेन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। और एक और चीज, पेशेंट जो है, पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का एज, हेल्थ स्टेटस जो है, पेशेंट का एज, एडिशनल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये सब इमोशनल है, बहुत ज्यादा ही बोल सकते हैं गुस्सैलू है, क्या है। सो ये सब चीजें भी जानना जरूरी है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट का लेवल होता है इट इज फिजिकली ड्रेनिंग लेवल। फिजिकली इंसान बहुत ज़्यादा, मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाता है, इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए पेशेंट जो है, पेशेंट का जो हिस्ट्री है या फिर पेशेंट रिलेटेड जो भी स्टेटस है, वो फैक्टर्स है, स्टेटस है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये याद रखना है। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सर्जरी। अब सर्जरी का इस्तेमाल वहीं करेंगे जहां पर, या फिर ऐसे टाइप के कैंसर में जहां पर मेटास्टेसिस नहीं है। तो याद रखना है, सर्जरी से भी हम कैंसर रिमूव कर सकते हैं, पर वहां पर ये एक चीज होनी चाहिए, मेटास्टेसिस। और ये सर्जरी कब कर पाएंगे? जब कैंसर डिटेक्शन अर्ली स्टेज में, बहुत जल्दी पता चल गया है कि कैंसर हुआ है, तो उस टाइम पर अगर मेटास्टेसिस नहीं हुआ है और बहुत अर्ली हमने डायग्नोस कर लिया है, दैट टाइम वी कैन यूज सर्जरी फॉर रिमूवल ऑफ ट्यूमर। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी पता है आप सभी लोग को, एक्सरेज जो है उसको एक्सपोज करेंगे, या फिर एक्सरेज जो है उसको एक्सपोज करेंगे टू कैंसरस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो पार्ट में या फिर जो भी पार्ट में फैला हुआ है ट्यूमर, वहां पर उस जगह पर हम लोग एक्सरेज को डालेंगे। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी यूजेस एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक विनसिस्ट्रीन एंड विनब्लास्टीन। कौन सी ड्रग यूज करता है? विनसिस्ट्रीन एंड विनब्लास्टीन, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरीविंकल। पेरीविंकल प्लांट से मिलता है। उसके अलावा हार्मोन थेरेपी, ये स्पेसिफिकली इस टाइप के कैंसर के लिए यूज होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होता है, बिकॉज इट इज यूज टू डिटेक्ट कैंसर दैट यूज हार्मोन्स टू ग्रो। ऐसे ट्यूमर जो हार्मोन्स का यूज करेंगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, दैट इज वेयर वी यूज हार्मोन थेरेपी। जीन इनहिबिशन थेरेपी। जीन इनहिबिशन थेरेपी देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ जीन हुज प्रोडक्ट आइदर इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल ले सकते हैं विनसिस्ट्रीन, विनब्लास्टीन का। सो पेरीविंकल
प्लांट से ये जो जीन है जो विनसिस्टीन विनब्लास्टीन बनाते हैं वो ह्यूमन के अंदर इंसर्ट कर देंगे, जिसके वजह से क्या हो सकता है, जो ट्यूमर्स के जीन है वो इनहिबिट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी अगेन याद रखना है। इम्यूनोथेरेपी के लिए मैं एक चीज बताता हूँ कि जो कैंसर हैं बहुत ही नोटोरियस होते हैं, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, वो इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल पाता है कि कैंसर सेल्स हैं, ठीक है। सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी, दैट इज इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले कुछ एंटीबॉडीज इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स इंसर्ट कर सकते हैं, नॉट एंटीबॉडीज, अल्फा इंटरफेरॉन्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट याद रखना है। अब एक और चीज, ये इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट दिया जाता है। दो तीन ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तब जाकर वहां पर कोई इम्पैक्टेड रिजल्ट आता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट, और उस पर्सनल जो पेशेंट है उसको खुद को बहुत ज्यादा अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल बोल सकते हैं थकावट से गुजरना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली उस टाइम पर बहुत ज्यादा उसकी केयर करे और बहुत ज्यादा उसको मोटिवेटेड रखे, सपोर्ट करके रखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उम्मीद है सबको ये टॉपिक कैंसर समझ में आया। ये ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप ट्रीटमेंट के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर एनालाइज किए हुए सारे ट्रीटमेंट्स। थैंक यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। उसमें अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ड्रग अब्यूज और ऑल्सो कॉल्ड ड्रग एडिक्शन, ठीक है। सो ड्रग जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रोग्यू। ड्रोग्यू वर्ड का मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। हर्ब्स समझ में आ ही रहा होगा आप सभी को, छोटे छोटे प्लांट्स। अब ड्रग्स में एग्जांपल्स हैं बर्बिटुरेटिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग पाइल्स। बर्बिटुरेटिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग पाइल्स। उसके अलावा है बेंजोडायazepines। Benzodiazepines, it is an anti-anxiety drug. It is an anti-anxiety drugs. उसके अलावा है amphetamines. Amphetamines is anti-sleep drugs, also called PEP-pies. Anti-sleep drugs. इसके अलावा है lysergic diethylamines, which is a derivative from एर्गोट फंगस। एर्गोट फंगस मतलब होता है ऐसे फंगस जो कि जीनस क्लेविसेप्स को बिलोंग करते हैं। तो क्लेविसेप्स परप्यूरा जो है इस फंगस से हमको मिलता है लाइसर्जिक डाइथाइल अमाइड। और ये क्लेविसेप परप्यूरा फंगस इट इज अ पैरासाइट फॉर राई प्लांट, याद रखना है, इट इज अ पैरासाइट फॉर राई प्लांट। अब नॉर्मली जो ड्रग्स है इट इज यूज्ड एज अ मेडिसिन, ठीक है, विच helps the patient to cope up with mental illness like depression, insomnia, correct? याद रखना है drugs are used to the patient for cope up of mental illness like insomnia and depression. But when drugs are taken for the purpose other than medical use, when drugs are taken for the purpose other than medical use, we term it as drug abuse. जब भी ड्रग याद रखना है मेडिकल यूज के अलावा लिया जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे ड्रग अब्यूज। इसके वजह से फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बॉडी पर साफ साफ दिखाई देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अब्यूज वर्ड है ये ड्रग के रिस्पेक्ट में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। अब्यूज, ड्रग अब्यूज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग इज कंसर्न विद नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज। किसी भी डॉक्टर ने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जब भी यूज करेंगे दैट विल बी अंडर द ड्रग अब्यूज। नॉन मेडिकल यूज, कोई भी डिजीज या फिर इलनेस, मेंटल इलनेस नहीं, उसके अलावा भी वो ड्रग यूज किया जा रहा है दैट विल बी अंडर ड्रग अब्यूज। एंड यूज फॉर हैविंग प्लेजर, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अब्यूज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स विल गिव यू 3 कंसर्न्स, दैट इज नॉन प्रिस्क्राइब्ड यूज, नॉन मेडिकल यूज एंड यूज फॉर हैविंग प्लेजर। ओके, सो कौन से कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स हैं? ओपियोइड्स आप लोग ने सुना होगा, ठीक है, मॉर्फिन। उसके अलावा है कोका एल्कलॉइड्स, कोकेन सुना होगा। उसके अलावा है कैनाबिनॉइड्स, गांजा, चरस, ये सब।
तो ये याद रखना है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ड्रग अब्यूज याद रखना है कि ड्रग जो, पहले तो ड्रग वर्ड का मतलब याद रखना है, इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रग यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रग यू विच मींस ड्राई हर्ब्स। ये 3 एग्जांपल्स याद रखना है। बार्बिटूरेटिस जो है इट इज अ स्लीपिंग पाइल। इसके अलावा बेंजोडायजेपाइंस इज अ एंटी एंजाइटी ड्रग। इसके अलावा एम्फीटामाइंस इज अ पेप पाइल्स, पीईपी पाइल्स, या फिर एंटी स्लिप ड्रग। उसके अलावा लाइसर्जिक डाइथाइल अमाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक याद रखना है। नॉर्मली हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, इंसोम्निया। पर जब ड्रग मेडिकल यूज के लिए ना होकर किसी और चीज के लिए यूज किया जाए, दैट विल गिव राइज टू अ टर्म नोन एज ड्रग अब्यूज। कौन से ड्रग का अब्यूज हो रहा है आजकल? ओपियोइड्स, कोका अल्कलॉइड्स एंड कैनाबिनॉइड्स। ओके, इसके बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।